बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ़ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ऑनलाइन प्रिपरेशन थ्रू आवर वेबसाइट www.harvardacademy.com से ऑफ़र करते हैं। अगर इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कोर्स में के बारे में जानना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हमारा जो सेशन है ये इकनॉमिक्स के मुतालिक है। इकनॉमिक्स यहाँ पे हम माइक्रो और मैक्रो किसी भी डिटेल में नहीं जा रहे। हम फंडामेंटली जो इकनॉमिक्स के रूल्स हैं, जो उसके कंसेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना ये कोर्स लेके चल रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये आपके एकेडमिक लेवल के एग्जामिनेशंस और आपके जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं दोनों के लिए इक्वली मुफीद भी हैं और यूज़फुल भी हैं। तो लास्ट टाइम हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी डिटेल से बात की थी, उनके ग्राफ्स को भी अंडरस्टैंड किया था, इक्वेशंस के ज़रिए से सॉल्व करके उनके ग्राफ की मूवमेंट को भी हमने समझा था। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में भी बात की थी। और आज हम एक और छोटा सा कंसेप्ट जो है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपने ये माइंड में रखना है कि कोई भी आपके ऊपर कंसेप्ट की ये बाउंड नहीं है कि आपका इस चीज़ में कंसेप्ट होगा तो आप ये चीज़ समझ सकेंगे। आप नॉर्मली अगर फ्रेश माइंड के साथ भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। तो सबसे पहले तो आपने जो टर्म्स हैं ये मुश्किल होती हैं, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज हो रहते हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सही है। हर चीज़ के साथ एक अपने कंसेप्ट को लिंक करना है। पहले समझें फिर उसके साथ अपने कंसेप्ट को लिंक करें ताकि बाद में आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे देखें, मैं अगर ये क्रॉस लगा दूँ तो आपको ये समझ आता है, जिसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं या क्रॉस भी कहते हैं। तो क्रॉस में दो लाइनें अलग अलग हैं। इसको हम ए लाइन कह लेते हैं और इसको हम बी लाइन कह लेते हैं। तो ये बात तो आपको समझ आती है, यानी कि ए क्रॉस का जो पार्ट है, यानी कि क्रॉस का पार्ट ए बी, दो इसकी लाइनें हैं और एक को हमने ए का नाम दे लिया, दूसरे को बी का नाम दे लिया। अब इन दोनों लाइनों की लेंथ या इनकी मूवमेंट हमें बताती है कि ये दोनों ज्वाइन कहाँ पे करती हैं। ये तो बात समझ आती है। तो यही लिंक है इसी चीज़ के साथ कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर आप ये कहें कि एक चीज़ यहाँ पे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास मिल्क है, ए हम कह लेते हैं मिल्क, यहाँ पे हम कह लेते हैं योगर्ट। स्पेलिंग का अगर गलती हो तो आप देख लें, योगर्ट है, ठीक है। ए हम कहते हैं मिल्क है, बी हमारे पास योगर्ट है। अब इन दोनों की जो प्राइसेस हैं आपस में, आपको पता है कि मार्केट में दूध की कीमत बढ़ने के साथ ही दही की कीमत भी बढ़ जाती है और सेम वाइस वर्सा। यानी कि और अगर हम ये कहें कि जो नॉर्मल मार्केट में आपको खालिस दूध से एक दही मिल रही होती है जो फ्रेश होती है उसको, और दूसरे नंबर पे एक डब्बे के अंदर जो पैक आपको दही मिलती है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों को हम दही कह सकते हैं। एक आपको नहीं मिलती, दूसरी उसकी जगह पे इस्तेमाल होती है। ये क्या कहते हैं? जब एक चीज़ आपको मुयस्सर ना हो तो दूसरी चीज़ से वही आप पर्पज़ पूरा कर लें, मकसद पूरा करती हो वो चीज़, तो दोनों चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं आपस में। यानी कि नेमल बदल, एक दूसरे के अदम मौजूदगी में दूसरी चीज़ इस्तेमाल हो जाने से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और दोनों का सब्स्टिट्यूट होना ज़रूरी है। एक चीज़ की कीमत बढ़ने से या कम होने से दूसरी चीज़ की कीमत कम हो या बढ़े, इसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमने इसको इक्वेशन के ज़रिए से भी समझने की कोशिश करनी। अभी तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर गौर रखा। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए स्पेसिफिक गुड। यहाँ पे हम इसको ए कह लेते हैं, यानी कि प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए स्पेसिफिक गुड। कोई चीज़ है, उसकी जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें फ़र्क किस वजह से? विद रिस्पेक्ट टू चेंज या विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। यानी कि अगर ये हमारे पास गुड ए है, इसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, इसके साथ हम सिर्फ इसकी क्वांटिटी डिमांडेड की वजह
जो फ़र्क आ रहा है वो क्वांटिटी बी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस की वेरिएशन की वजह से जो एनालिसिस करते हैं इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी चेंज करती है या इलास्टिसिटी की वजह बनती है किस में, डेल्टा ए यानी कि किसी चीज़ की क्वांटिटी ए की जो डिमांड है यानी कि प्राइस बी जो है, एक प्रोडक्ट बी है जिसको हमने बी का नाम दिया, उसकी प्राइस में चेंज हुआ तो इलास्टिसिटी वाकई हो गई किस चीज़ की, डिमांड ऑफ द ए यानी कि एक क्वांटिटी जिसको हमने दूसरा नाम दिया था तो उसकी डिमांड में कितना फ़र्क पड़ा। तो इसको हम फार्मूला इसका क्या है, डेल्टा क्यू ए यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ जो आइटम ए है और उसका वजह क्या बनी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। एक प्रोडक्ट ए है उसकी क्वांटिटी में डिमांड में क्या फ़र्क आ रहा है, किस वजह से, एक दूसरी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में वेरिएशन की वजह से। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ए डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी और यहाँ पे ऊपर है चेंज, यानी कि पहले 10 थी अब 12 हो गई तो जो चेंज हुई वो 2 की है। तो अब हम यहाँ पे इस बॉक्स पे आप गौर करें, ये हमारे पास है डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए, इसकी 100 थी और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी कितनी थी 10। अब इसकी डिमांड ए की जो है वो हो गई 140 और इसी की वजह से प्राइस ऑफ बी जो है वो 12 पे चली गई, यानी कि जब इसकी डिमांड 100 से 140 पे गई तो इसकी कीमत 10 से 12 चली गई। और दूसरे सेम वर्सा इस तरह भी कह सकते हैं कि जब प्राइस ऑफ बी थी 10 रुपये और डिमांड क्वांटिटी ए की थी 100 और जब इसकी प्राइस बी की 10 से लेके 12 पे हो गई तो इस क्वांटिटी ए की डिमांड बढ़ गई 140 पे चली गई, लोग उधर शिफ्ट हो गए। तो हम इसको अगेन जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी जो यानी कि बी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी डिमांड इन ए आई है, तो हमने ये फार्मूला अगेन पुट किया और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ए की बात करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी ए, पहले 100 थी अब 140 तो फ़र्क कितना आ गया 40 का, और पहले कितनी डिमांड हो रही थी 100 तो डिवाइडेड बाय 100, अब डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी कितना 10 से लेके 12 तक, 10 और 12 के दरमियान में कितना फ़र्क है 2 का, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इसकी प्राइस कितनी थी 10 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। हमने पहले डिटरमिन किया है कि अगर यूनिट इलास्टिसिटी हो यानी कि एक यूनिट किसी की प्राइस चेंज से क्वांटिटी की डिमांड में एक यूनिट का फ़र्क पड़ता हो तो वो यूनिटरी होती है, और सम टाइम इलास्टिसिटी एक से बड़ी होती है। तो जब एक से बड़ी हो यानी कि प्राइस में कम फ़र्क से क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क पड़े तो इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है और तब वैल्यू एक से बढ़ जाती है, और जब एक से वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि इन इलास्टिक। और यहाँ पे हमें सिंबल पॉजिटिव आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में ये प्रोडक्ट्स ए और बी जो हैं सब्स्टिट्यूट हैं, गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। डिमांड इज क्रॉस इलास्टिक, डिमांड इज क्रॉस प्राइस इलास्टिक यानी कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। तो और क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं जिससे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, टाइम पीरियड भी होता है, लॉन्गर टाइम पीरियड हो तो इनका आपस में असर हम देख सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको हम जज नहीं कर सकते, और लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से भी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। अब एक और फ़र्क होता है जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम हो और उसको टैक्सेशन से भी रिकवर करती है, यानी कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है और वो चीज़ शॉर्ट हो मार्केट के अंदर तो प्राइस बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स आयद कर देती है, और जब टैक्स आयद करती है तो अगर पहले कीमत उसकी 10 रुपये प्रोडक्शन थी अब वो 11 रुपये 12 रुपये पे उसकी प्रोडक्शन कास्ट चली जाती है, और इस तरीके से सप्लाई उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है और कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाता है। ए टैक्स रिजल्ट्स इन वर्टिकल शिफ्ट of the supply curve as it increases the cost of producing the taxed product।
ये चीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन चीज़ मैं पहले आपको समझा चुका हूँ ये किस तरीके से। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिलेट्स के जब टैक्स देखें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इलास्टिसिटी मौजूद है। इस चीज़ को पैराग्राफ को समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहते हैं इन इलास्टिसिटी है। अच्छा, जब इलास्टिसिटी होती है, हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है कि कीमत थी 100 रुपये और डिमांड हो रही थी यूनिट्स की 200। यहाँ पे भी 100 रुपये कीमत थी और यूनिट्स डिमांड हो रहे थे 200। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी मौजूद थी। यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में आप देखें इलास्टिसिटी मौजूद है, और इलास्टिसिटी मौजूद होने से मतलब ये है कि 110 कीमत जब जाएगी, यानी कि प्राइस जो है 100 की बजाय 110 पे चली जाएगी, तो कीमत एकदम धड़म से नीचे आएगी 150 पे, यानी कि बहुत फ़र्क पड़ गया। यानी कि जो ही 10 रुपये कीमत बढ़ाई और उसके जो सेल है इलास्टिसिटी होने की वजह से यूज़र जो है वो यहाँ पे आ गए। अब टैक्स किसको पे करना चाहिए? जब इलास्टिसिटी मौजूद हो और गवर्नमेंट टैक्स आयद कर दे, चीज़ों की कीमत बढ़ने से लोग वो परचेज़ नहीं करते। जब परचेज़ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स कहाँ से कलेक्ट करेगी? तो इस तरह की सिचुएशन हो, इलास्टिसिटी का जब वजूद हो, तो जो प्रोड्यूसर है सप्लायर है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ये टैक्स का बर्डन। जब इन इलास्टिक हो, अब 100 से कीमत हो गई 110 पे, यूनिट जो है वो अगेन जो 195 पे थे, यानी कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लोग उस चीज़ को बाय कर रहे थे, लोग कीमत बढ़ने से उसका परचेजिंग नहीं छोड़ा। तो इस तरह का सिचुएशन हो, यानी कि जब इन इलास्टिसिटी हो, तो जो बर्डन है वो किस पे चला जाता है? कंज्यूमर्स पे, यानी कि जो यूज़ करने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उन पे टैक्सेशन का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे आपको बताई गई होगी। एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि इन इलास्टिक जब डिमांड हो तो जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है ये बायर्स पे चला जाता है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिलेट्स हाउ मच ऑफ द टैक्स बर्डन इज बीइंग बोर्न बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। The more inelastic the demand, the more of the tax burden will be on consumer. The more, यहाँ पे इलास्टिक होना चाहिए था, the more elastic the supply, the more of the tax burden will fall on producer. Terms of trade means the real terms at which nation sells its exports and buys its imports. अब आ जाता है ओपेक से मुराद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो कि अरब कंट्रीज़ हैं जो तेल प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रूल आ जाएंगे, 3 कोर रूल ऑफ इलास्टिसिटी। जहाँ पे मैंने कहा था कि अगर फ़र्क एक हो, यानी कि प्राइस 10 थी, यूनिट 10 सेल हो रहे थे, कीमत 10 हो गई, 11 हो गई, अब यूनिट 9 आ गए, अब कीमत 12 हो गई, अब यूनिट 8 हो गए। तो चेंज, एक यूनिट चेंज की वजह से इस जगह पे भी एक चेंज आ रहा है, यानी कि यूनिटरी चेंज है। तो फिर हम यहाँ पे होते हैं यूनिटरी चेंज पे, और जब चेंज जो है ग्रेटर दैन 1 हो तो हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी मौजूद है। यानी कि इसी तरीके से अगर 10 कीमत थी, यहाँ पे अगेन मैं ऐड कर लेता हूँ, 10 थी तो इसको हम अब क्रॉस कर लेते हैं। 10 रुपये कीमत थी, 10 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे। अब क्या है कि इलास्टिसिटी मौजूद है। अब 11 कीमत होने से यूनिट 7 पे आ गए, 12 कीमत होने पे 3 पे आ गए। तो इसको कहते हैं कि जो चेंज है, एक यूनिट चेंज होने से जो डिमांड है उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो इलास्टिसिटी का वजूद होता है। अगर ये जो चेंज है लेस देन 1 हो, जैसा कि मैं अगेन एक एग्जांपल उसमें ऐड कर लेता हूँ, कीमत 10 थी, यूनिट 10 सेल हो रहे थे, कीमत 11 हो गई, यूनिट 10 ही सेल हो रहे थे, कीमत 12 हो गई, यूनिट 9 पे चले गए, कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। तो यानी कि ये चेंज जो है लेस देन 1 है, तो इसको हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है। दूसरा रूल क्या है? इनकम इलास्टिसिटी का एक रूल है कि अगर आपकी इनकम बढ़े तो जो चेंज आती है आपकी डिमांड, जो प्रोडक्ट्स की डिमांड में इंक्रीज़ आए, तो वो नॉर्मल गुड्स के लिए इंक्रीज़ बढ़ जाती है, और अगर इन्फीरियर गुड्स हों तो उनके अंदर डिमांड में कमी आ जाती है। यानी कि आपकी इनकम 10,000 थी
तो आप 100 यूनिट्स परचेज़ कर रहे थे, आपकी कीमत 15,000 चली गई, सॉरी सैलरी या इनकम, तो आपने उन यूनिट्स को 150 ख़रीदना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आई। और इसी तरीके से अगर आपकी 10,000 यूनिट्स सैलरी थी या इनकम थी, तो आप इन्फीरियर गुड जब खरीद रहे थे तो 100 खरीद रहे थे। अब अगेन अब तनख्वाह आपकी बढ़ गई, इनकम आपकी बढ़ गई, 15,000 पे चली गई, तो आपने यूनिट जो है वो 50 खरीदने शुरू कर दिए बजाय इसके कि 150। अगर नॉर्मल गुड्स हों तो उनकी डिमांड बढ़ती है, और अगर इन्फीरियर गुड्स हों तो इनकम बढ़ने से चीज़ों की डिमांड कम होती है। अब रूल 3 है क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर सब्सिट्यूट हों तो उनके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है, और अगर सब्सिट्यूट ना हो तो एक प्रोडक्ट की दूसरी प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव सिंबल भी आपको ये कंप्लीमेंट्स गुड्स के साथ वो सिंबल शो करता है कि ये गुड उसकी कंप्लीमेंट है। जबकि सब्सिट्यूट हों तो जो इलास्टिसिटी के सिंबल है आपको पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।